नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये जो वीडियो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बैरेक्ट से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट चलता था, उसको बदल करके अब बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, जो 2023 में बन के तैयार हुआ था और 2024 में 1 जुलाई को इसको लागू किया गया है। इसमें टोटल 170 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी इसमें देखने को मिलेंगे। तो बगैर किसी देरी के हम इस चीज को शुरू करते हैं। धारा 36 बोलती है अन्य निर्णयों की प्रासंगिकता, यानी कि धारा 35 से हटकर दिए गए निर्णय जैसे किसी अन्य विषय में आदेश या डिग्री अगर किसी विवाद से जुड़े हों तो वे साक्ष्य माने जाएंगे। जैसे कोर्ट ने ए को मालिक घोषित किया और बाद में उसी जमीन से जुड़ा कोई विवाद उठता है तो पहला निर्णय प्रासंगिक होगा, यानी कि रेलेवेंट होगा। सीधी सी बात यही बताने की कोशिश है कि भाई कि 35 से हटकर की बात की गई वसीयत के अलावा, है ना? तो कोई भी आदेश या डिग्री पारित की है कोर्ट ने और उसमें मान लो ए को बोल दिया कि तुम मालिक हो उस जमीन पे, अब भी दोबारा से किसी भी वजह से फिर से कोर्ट में पहुंच जाता है किसी और तथ्यों के साथ और लग रहा है कोई भी यहाँ पर लोच है, तो उस चीज में उस पुराने निर्णय को प्रासंगिक माना जाएगा। धारा 37 बोलते हैं अन्य सुसंगत निर्णय। धारा 34, 35, 36 के अलावा भी अगर कोई निर्णय किसी विषय से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करता है तो वह सुसंगत माने जा सकते हैं। जैसे अगर किसी अन्य केस में एक ही आचरण हैसियत से जुड़ा कोई निर्णय हुआ तो इस केस में वह उपयोगी हो सकता है। सीधी बात क्या समझाई जा रही है धारा 37 में, ये बताई जा रही है कि यहाँ पे 34, 35, 36 के अलावा कोई निर्णय किसी विषय से जुड़े तथ्यों की पुष्टि कर रहा है ना? कोई निर्णय है मतलब डिग्री है, कोई भी रेजिमेंट निकल के आ रहा है, किसी विषय से तथ्यों की पुष्टि करता है कि तथ्य सही थे, तो वो सभी तथ्यों को सही माना जाएगा, ये बात है बस। धारा 38 क्या कहती है? निर्णय में धोखाधड़ी या न्यायालय की अक्षमता। अगर कोई निर्णय धोखाधड़ी से लिया गया है या उसे देने वाला कोर्ट सक्षम नहीं था, मतलब साउंड माइंडेड कोर्ट नहीं था, कह सकते हो उसके अधिकार क्षेत्र में था, तो ऐसे निर्णय को हम चुनौती दे सकते हैं। जैसे अगर ए ने गलत जानकारी देकर कोर्ट से जमीन अपने हक में निर्णय ले लिया और बी ने इससे साबित कर दिया तो यह लोकेशन लिया गया था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे चैलेंजिंग स्थिति बन जाती है। धारा 39 कहती है विशेषज्ञ की राय। जहां किसी तकनीकी वैज्ञानिक मुद्दे को समझना आवश्यक हो वहां विशेषज्ञ की राय साक्ष्य के रूप में ली जा सकती है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो विशेषज्ञ की राय धारा 39 के तहत है, यानी कि किसी भी तकनीकी मामले वैज्ञानिक मुद्दों को समझना जहां जरूरत पड़ जाए वहां विशेषज्ञ की राय के लिए उनको बुलाया जा सकता है और साक्ष्य के रूप में उनकी राय ली जा सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हत्या की बजाय जहर है तो फॉरेंसिक विशेषज्ञ को रिपोर्ट में प्रासंगिक माना जाएगा, उनकी रिपोर्ट को भी प्रासंगिक माना जाएगा और उनकी राय भी प्रासंगिक मानी जाएगी। धारा 40 कहती है विशेषज्ञ की राय से जुड़े कुछ तथ्य। विशेषज्ञ की राय से जुड़े ऐसे तथ्य जो निष्कर्षों को समर्थन देते हैं या खंडन करते हैं वे सभी कोर्ट में रिलेवेंट माने जाएंगे। मान लो किसी भी रिपोर्ट में विशेषज्ञ ने बोल दिया कि घटना 3 बजे है क्योंकि डिकम्पोजिशन होने में 5 घंटे लगते हैं बॉडी को सड़ने में, अभी 8 बज रहे हैं, तो इस बात को रिलेवेंट मानी जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेवेंट मानते हैं। जैसे अगर डॉक्टर कहता है कि मौत हार्ट अटैक से हुई तो मेडिकल रिपोर्ट ईसीजी आदि सभी तथ्य प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट माने जाएंगे। धारा 41 कहती है हस्तलेख और हस्ताक्षर पर राय। जब यह प्रश्न उठे कि कोई हस्तलेख या हस्ताक्षर किसी विशेष व्यक्ति का है या नहीं है तब जानकार व्यक्ति की राय सुसंगत मानी जाती है। ये धारा 41 ये भी कह सकती है कि आपको साइन आपने किए हैं कि किसी चेक पे, आप बोल रहे हमने नहीं किए, तो भाई राइटिंग एक्सपर्ट की राय यहाँ पे मानी जा सकती है। धारा 42 कहती है साधारण ऋणी या अधिकार पर राय। अगर कोई मुद्दा किसी स्थान की प्रथा परंपरा अधिकार के अस्तित्व से जुड़ा हो तो वह जानकार व्यक्ति की राय सुसंगत होती है।
यानी अगर विवाद यह है कि गाँव में पानी भरने का अधिकार किसका है, तो वहाँ के बुजुर्गों की राय प्रासंगिक हो जाती है, अगर रूढ़ि से आधारित बात होती है ना? धारा 43 को देखते हैं। धारा 43 कहती है प्रथाओं, सिद्धांतों आदि पर राय। हमने जब धार्मिक, सांस्कृतिक या पेशेवर सिद्धांतों पर विवाद हो तो विशेषज्ञों, अनुभवी लोगों की राय यहाँ पे सुसंगत यानी रिलेवेंट मानी जाती है। मतलब क्या है, मान लीजिए किसी धर्म से जुड़ी हुई बात हो गई है ना? तो यहाँ पे धर्म गुरुओं को बुला करके उनकी बात को सुसंगत माना जाएगा, वो किसी आधार पे अगर बात कह रहे होते हैं, है ना? ऐसे ही धारा 44 कहती है संबंध पर राय। जब 2 लोगों के बीच वैवाहिक या पारिवारिक संबंध का मुद्दा है, तो उसे जानने वाले लोगों की राय प्रासंगिक होती है। मतलब जैसे अगर ये भी पति-पत्नी पर विवाद होने पर विवाद है कि ये पति-पत्नी है या नहीं है, इस पे वाद है, तो पड़ोसी उन्हें पति-पत्नी के रूप में जानते हैं, तो इसमें पड़ोसियों की राय को रिलेवेंट माना जाएगा। देखते हैं राय के आधार। विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय के पीछे जो तथ्य या सामग्री है, वो भी साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक होते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि मौत जहर से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब टेस्ट की रिपोर्ट जो है, क्या है, वो एविडेंस के और साक्ष्य माने जाते हैं। 46 कहती है कि सिविल मामलों में चरित्र, यानी कि सिविल मामलों में किसी पक्षकार का अच्छा या बुरा चित्र सामान्यतः अप्रासंगिक होता है। मतलब चरित्र का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, सीधी सी बात है। अगर जमीन के विवाद में एक अनैतिक आचरण खराब बताया जाए, तो वह मुद्दे से जुड़ा नहीं होने का कोर्ट इससे कोई मतलब नहीं रखेगी। 47 कहती है आपराधिक मामलों में पूर्व अच्छा चरित्र, यानी कि जब आपराधिक मामलों में आरोपी का पहले का चरित्र बहुत अच्छा है, तो प्रासंगिक होता है, जिससे उसकी सच्चाई और मंशा पर प्रभाव पड़ता है। सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा जो लोग बेल डालते हैं, उन बेल डालने के दौरान देखने को मिलता है, एक लाइन लिखते हैं बेल में कि इनका पुराना ऐसा कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पेशे से ये व्यक्ति एक टीचर हैं। तो ये क्या है, उनके चरित्र को दर्शा रहा होता है ना? तो यहाँ पे प्रासंगिक हो जाती बात है, रिलेवेंट हो जाती है, किसमें, आपराधिक मामले में। जबकि सिविल मामले में चरित्र का रोल बिल्कुल नहीं माना जाता है। जैसे अगर ए पर चोरी का आरोप है, वह पहले कभी भी किसी अपराध में शामिल नहीं रहा, तो उसके पक्ष में माना जाएगा कि आरोप है, लेकिन वो हो भी सकता है आरोपी, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, 48 क्या कह रही है, देखते हैं। 48 कहती है यौन अनुभव का साक्ष्य। समझे, बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता के पूर्व यौन अनुभव चरित्र को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना रेलेवेंट नहीं है। सोचने वाली बात है, अगर बलात्कार का केस है, तो आरोपी यह नहीं कह सकता है कि पीड़िता पहले किसी और के साथ संबंध में थी, इसलिए वह सहमति से कर रही थी ऐसा। तो ऐसी स्थिति में, रेप की स्थिति में, उसके अनुभव का कोई यहाँ पे गेम नहीं होगा। तुमने उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया है, तो उसको रेप में काउंट किया जाएगा। सीधी सी बात ये है। धारा 49 बुरा चरित्र, यानी कि बैड कैरेक्टर की बात की गई। किसी व्यक्ति का बुरा चरित्र आमतौर पर अप्रासंगिक यानी कि इररिलेवेंट होता है, जब तक कि वह स्वयं से उसे सिद्ध करने की अनुमति ना दे दे या उत्तर ना दे दे। जैसे माने अगर ए पर हत्या का आरोप है, तो सिर्फ यह कहना कि वह झगड़ालू है, यह प्रासंगिक नहीं है, जब तक वह मुद्दे से सीधा संबंध ना रखता हो। भाई मुद्दे से संबंध कैसे नहीं रखता हो, जैसे हमने बोला ए झगड़ालू है, तो ए ने बी से उस दिन झगड़ा किया और झगड़ा करके धमकी दी कि हम तुम्हें मार देंगे, तो रिलेवेंट हो गया है। लेकिन झगड़ालू है, इस वजह से हत्या की है, ये रिलेवेंसी नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति का बुरा चरित्र होना उस कंडीशन में जुड़ रहा हो, तब तो ठीक है, तब तो उसको मानेंगे। अगर नहीं जुड़ रहा है, तो उसको हम नहीं मानेंगे।
धारा 50 बोलती है क्षतियों को प्रभावित करने वाला चरित्र, यानी कि जहाँ क्षति या डैमेज की मात्रा तय की जानी हो कि कितना डैमेज हुआ है, जैसे मानहानि के मामले में, तो वहाँ चरित्र को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मानहानि व्यक्ति के सम्मान की भी होती है। जैसे अगर ए पर मानहानि का केस हुआ है, बी का चरित्र समाज में बहुत अच्छा था, तो अधिक क्षतिपूर्ति मिलेगी। जैसे मान लीजिए ए ने किसी बड़ी सेलिब्रिटी का चरित्र गिरा दिया और वो ताकि सही था और पूरी उसकी भारतवर्ष में एक अच्छी प्रशंसा थी, अच्छी छवि थी, तो वो जैसे ही उसकी मानहानि के लिए दावा करेगा, वो देना पड़ेगा। यहाँ हो जाता है ये मामला खत्म। धारा 3 अध्याय 3 पे चलेंगे, जहाँ पे देखेंगे जिन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे 3 धाराएँ दी गई हैं, देखते हैं। धारा 51 कहती है न्यायिक संज्ञान योग्य तथ्य को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। मतलब जो है कोर्ट ने किसी चीज़ को अपने संज्ञान में ले लिया है, तो उस चीज़ को क्या नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे समझें, अभी आपको पता है ये जो हमारी कर्नल थी, उन कर्नल के खिलाफ अभी पुलवामा जो अटैक, सॉरी पुलवामा क्या, जो पहलगाँव अटैक हुआ था, उस पे कर्नल सोफिया ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग की थी। तो किसी नेता ने उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दी कि पाकिस्तान की बहन करके इस तरीके की कोई टिप्पणी की थी। तो यहाँ कोर्ट ने, एमपी हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि इस जो भी नेता है इसके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में उसने बात कही, बयान दिए, नहीं दिए, कोई मैटर नहीं करता है, वहाँ पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। तो ये चीज़ हो जाती है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, यह तथ्य सभी को ज्ञात है, इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, यह भी एक वही तथ्य है, इसको कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो भई यहाँ न्यायिक संज्ञान योग्य कोई भी तथ्य ले लिए जाते हैं, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है 52 बोलता है जिसका न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है ना? इसमें बताया गया न्यायालय किन-किन बातों का स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो ले सकता है। जैसे भारत के कानून और नियम भई बेअरक्त हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सभी को स्वतः संज्ञान ले सकता है। सरकार ने जितने भी गज़ट दिए हैं, उन गज़टों को भी संज्ञान में ले सकता है। जो भी ऐतिहासिक घटनाएँ घटी हैं, उनको भी, या भौगोलिक तथ्य हैं, जो भी एविडेंस हैं, उन सभी को अगर स्वतः संज्ञान ले रहा है, तो वो सभी को किसी भी तरीके से रीचेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ धारा 52 बोलती है। धारा 53 क्या बोलती है? जैसे उदाहरण क्या बोला है कि कोर्ट का अस्तित्व भारतीय संविधान की धाराएँ, दिल्ली भारत की राजधानी, ये सबका कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है कि भई ये चीज़ें हम भी मान रहे हैं, तुम भी मान रहे हो, सभी मान रहे हैं। 53 कहती है स्वीकार किए गए तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो तथ्य दोनों पक्षों ने मान लिए हों, हमने भी मान ली, आपने भी मान ली, ये भी दोनों ने मान लिए हैं, तो न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार किए गए, न्यायालय ने भी मान लिए गए हैं, तो उन्हें अब सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अध्याय 4 पे चलते हैं। अध्याय 4 में आपको 2 धाराएँ देखने को मिलती हैं। मौखिक साक्ष्य की बात की गई है, यानी कि ओरल एविडेंस की बात की गई है। तो मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का प्रमाण। देखें, जैसे प्रत्येक तथ्य जिसे सिद्ध किया जाना है, उसे मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? कोई भी तथ्य को अगर सिद्ध किया जाना है, तो मौखिक साक्ष्य के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। बशर्ते वो प्रत्यक्ष ज्ञान पे आधारित हो, है ना? डायरेक्ट ज्ञान पे आधारित, जैसे अगर किसी ने दुर्घटना को अपनी आँखों से देखा है, तो वह गवाही देकर उस दुर्घटना को साबित कर सकता है। गवाही क्या है? मौखिक साक्षी तो है ना? आपने देखा, हमने देखा कि इतने-इतने बजे की घटना है, तुम सभी पक्ष चेक कर लो, हम गवाही दे रहे हैं, तो भई इस चीज़ को प्रमाण माना जाएगा। तो मौखिक साक्ष्य को प्रमाण माना जाता है, धारा 54 बोलती है ऐसा। 55 क्या बोलती है? मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना आवश्यक, यानी कि सामने होना आवश्यक है, उसने घटना देखी हो। जैसे मौखिक साक्ष्य वही व्यक्ति दे सकता है जिसने स्वयं उस तथ्य को देखा हो, सुना हो या अनुभव किया हो। जैसे अगर ये कहता है कि बी ने सी को गोली मारी, तो उसे खुद अपनी आँखों से घटना देखी होनी चाहिए, किसी से सुना होना पर्याप्त नहीं होता है। तो ये 2 धाराएँ आपकी मौखिक साक्ष्य से जुड़ी हुई थी। अध्याय 5 क्या है? दस्तावेज से जुड़ी हुई साक्ष्यों की बात करते हैं, थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है? तो दस्तावेजी साक्ष्य कौन-कौन से होंगे, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस कौन-कौन से होंगे, किनको हम डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस मानेंगे, ये अध्याय 5 में बताया गया है।
जैसे धारा 56 बोलती है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत, यानी कि कोई भी दस्तावेज क्या कहता है, यह साक्ष्य केवल उसी दस्तावेज को प्रस्तुत करके दिया जा सकता है। सीधी-सी बात है। किसी ने बोला कि इस किताब में कोई भी बुक है, उस किताब में ये लिखा है, कुछ भी लिखा हो, तो लिखा है अच्छी बात है, तुम जब तक उसको पेश नहीं करोगे हम मानेंगे कैसे? तो वही चीज़ है, कोई भी चीज़ को पेश करना होगा तभी हम उस दस्तावेज को मानेंगे। जैसे यदि कोई अनुबंध लिखा है यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये साबित करने के लिए उसमें क्या लिखा है, उस अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को अदालत में दिखाना होगा कि उसमें क्या लिखा है। तो ये चीज़ है दस्तावेज़ों को सबूत करना, दस्तावेज़ों को पेश करना ही होगा तब जाकर के उसके अंदर की चीज़ों को समझ सकते हैं, उसको हम सबूत मानेंगे। धारा 56 ये कहती है। धारा 57 कहती है प्राथमिक साक्ष्य यानी कि मूल दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है। किसको? यानी कि प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है ना? प्राइमरी एविडेंस की कहा जाता है किसको? मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल प्रतिलिपि को। इससे ही सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो धारा 57 का ध्यान रखेंगे कि भई प्राइमरी एविडेंस किसे कहा जाता है? तो जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसी को हम प्राथमिक यानी कि प्राइमरी साक्ष्य कहते हैं। ये सर्वोत्तम साक्ष्य यानी सबसे बेस्ट एविडेंस माना जाता है। जैसे किसी बिक्री के समझौते का ओरिजिनल पेपर कोई भी, है ना? धारा 58 देखते हैं। इस सेकेंडरी साक्ष्य की बात की गई, सेकेंडरी एविडेंस की। जब मूल दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो उसकी कॉपी, फोटो या अन्य रूप में प्रमाण दिए गए हों उसको हम द्वितीय साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। समझना बात को? कोई ओरिजिनल दस्तावेज जैसे मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट है, वो ओरिजिनल आपकी खो गई है। अब आपको उस 10th की मार्कशीट का डुप्लीकेट या फोटोकॉपी आप पेश कर रहे हो तो उसी को हम सेकेंडरी एविडेंस बोलेंगे। जैसे अगर मूल अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट खो गया है तो प्रमाणित फोटोकॉपी प्रस्तुत की जा सकती है ना? प्रमाणित फोटोकॉपी, प्रमाणित का मतलब किसी भी नोटराइज्ड वकील के साथ प्रमाणित कर सकते हैं जो वो कहीं ना कहीं चेक करे, ऑनलाइन वेबसाइट पे जा करके कुछ भी करे, वो प्रमाण कर दे कि हाँ हम इस चीज को मूल मान रहे हैं और ये मूल से बिल्कुल स्वतः मैच करती, तभी उसको सेकेंडरी साक्ष्य मान लेते हैं। धारा 59 कहती है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का सबूत। समझे? दस्तावेज की सामग्री को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही सिद्ध किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कि कोई भी दस्तावेज की सामग्री हो, प्राइमरी एविडेंस के माध्यम से ही उसको सिद्ध किया जाना चाहिए, प्रूव किया जाना चाहिए जब तक कि द्वितीय साक्ष्य की अनुमति ना हो। भाई आपने कोई भी दस्तावेज पेश किया है, दस्तावेज पेश किया है, तो हमेशा वो प्राइमरी साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस से ही चेक होगा, ना कि सेकेंडरी से। जब तक प्राइमरी नहीं हो, सेकेंडरी की अनुमति नहीं दी गई हो। ठीक है? धारा 60 बोलती है द्वितीय साक्ष्य कब मान्य होती है? कुछ परिस्थितियों में जैसे कि दस्तावेज खो गया हो, जल गया हो या विरोधी पक्ष मूल दस्तावेज देने से इनकार कर रहा हो, तो यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस को स्वीकार कर लिया जाता है। कैसी स्थितियों में? खो गया हो, जल गया हो या कोई भी दूसरा पक्षकार है वो देने से इनकार कर रहा, तो सेकेंडरी एविडेंस को वैलिड माना जाता है। जैसे बैंक रजिस्टर जल जाने पर डिजिटल बैकअप कॉपी अदालत में दिखाई गई है तो उसको हम माना जाएगा। धारा 61 कहती है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, क्लाउड आदि में संचित सूचनाएं दस्तावेज के रूप में मानी जाएंगी, यानी कि डॉक्यूमेंट माना जाएगा उनको। ठीक है? डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल या क्लाउड आदि में संचित यानी कि स्टोर्ड जो भी इंफॉर्मेशन हो उन सभी को हम डॉक्यूमेंट के रूप में मानेंगे। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का व्हाट्सएप चैट, वो भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा, या स्क्रीनशॉट हो या बैंक का स्टेटमेंट हो, ई स्टेटमेंट हो, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को धारा 61 के तहत हम डॉक्यूमेंट के रूप में मानेंगे। ठीक है? धारा 62 कहती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित विशेष प्रावधान। डिजिटल रिकॉर्ड को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विशेष विधियां, शर्तें होती हैं, जैसे कि प्रमाण पत्र आदि देना, यानी किसी सर्वर लॉग को साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसके प्रमाण की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात यह है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिखा रहे हो
तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपने दिखाया ठीक है, उसको भई प्रमाणित कैसे करें कि वो सही घटित हुआ है, सही वास्तविक है। तो उसके लिए उस कंपनी से भी संपर्क किया जा सकता है या आप उसको प्रमाणित करा सकते हैं भई उस कंपनी से कि भई ऐसी-ऐसी चीज़ जो है मैं यहाँ पे स्टोर करके रखी थी, आपकी जानकारी में आप इसको हमें प्रमाणित करके दें। तो ऐसी स्थितियों को प्रमाणन की ज़रूरत पड़ जाती है। धारा 63 कहती है इलेक्ट्रॉनिक जो भी अभिलेख हैं उनकी ग्राह्यता यानी कि ई रिकॉर्ड तभी स्वीकार होगा जब वह सुरक्षित तरीके से संरक्षित और प्रमाणित हो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितने भी रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड्स को तभी कोर्ट मानेगी जब वो सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रखे गए हों, साथ में उनको प्रमाणित रखा गया हो, वैलिड तरीके से रखा गया हो। जैसे सरकारी पोर्टल में डाउनलोड किया गया प्रमाणित पीडीएफ दस्तावेज है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, कब माना जाता है, कब ग्राह्यता का मतलब स्वीकार करना होता है, ठीक है? धारा 64 कहता है नोटिस प्रस्तुत करने के संबंध में नियम। जब कोई पक्ष द्वितीय साक्ष्य देना चाहता है तो उसे पहले विरोधी पक्ष से मूल दस्तावेज पेश करने का नोटिस देना आवश्यक है। क्या कहने की बात है? 2 लोग हैं, ए बी के पास मूल दस्तावेज है, ला नहीं रहा है, तो ए जो है बी को नोटिस करेगा कि मूल दस्तावेज पेश करो। अब वो नहीं कर रहा है, तब ए क्या करेगा? उसकी सेकेंडरी एविडेंस पेश कर देगा। ठीक है? धारा 65 कहती है दस्तावेज पर हस्ताक्षर लेख का प्रमाण यानी कि यदि दस्तावेज पर किसी हस्ताक्षर या लिखावट को लेकर विवाद हो तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या लेख की पुष्टि साक्ष्य यानी कि एविडेंस द्वारा की जा सकती है। सीधी सी बात है, यदि चेक पर हस्ताक्षर फर्जी बताए गए हैं तो विशेषज्ञ द्वारा सिग्नेचर मिलान किए जा सकते हैं। भाई किसी भी दस्तावेज पे हस्ताक्षर लिखित कोई भी चीज दी है उसको तुम मानने को तैयार नहीं हो तो पुष्टि करने के लिए यहाँ पे हम चेक करा सकते हैं। धारा 66 क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण यानी कि डिजिटल दस्तावेजों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिद्ध करने के लिए तकनीकी और कानूनी प्रमाण जरूरी है। समझे बात को? डिजिटल जितने भी दस्तावेज हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिद्ध करने के लिए तकनीकी और कानूनी प्रमाण जरूरी। जैसे डिजिटल सिग्नेचर वाला इनकम टैक्स रिटर्न तभी मान्य होगा जब उसका प्रमाण पत्र सार्वजनिक कुंजी प्रस्तुत की जाए। जैसे हमने देखा होगा कि आधार पे जब वेरिफिकेशन कराते हैं, है ना? वेरिफिकेशन कराते हैं तो वहाँ पे एक ग्रीन टिक लगता है ना? तो क्या है? ग्रीन टिक लगना एक प्रमाणन हो जाता है और प्रमाणन से ये पता चल जाता है कि वो वैलिड है, उसी समय पे डाउनलोड किया गया है। तो ये सभी चीज़ें वैलिड मानी जाती हैं। 67 कहती है विधि द्वारा अपेक्षित दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाण सत्यापित किया जाना। यदि किसी दस्तावेज को कानून के रूप में प्रमाणित करना आवश्यक है, जैसे वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उसके निष्पादन में गवाहों द्वारा सत्यापित करना जरूरी है। निष्पादन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना या कह सकते हो लागू करना। जैसे अगर वसीयत के 2 गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर होना चाहिए तो उन 2 गवाहों की गवाही होना ज़रूरी है। समझे बात को? क्या कहने की बात की गई है? कि जैसे अगर किसी दस्तावेज को कानूनी रूप से प्रमाणित करना आवश्यक है ना? तो उसके निष्पादन में गवाहों को सत्यापित करना ज़रूरी है, समझे? जैसे ए ने एक वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद बी को ये वसीयत दे दी जाएगी और 2 गवाह थे सी और डी। अब ये मर गया तो अब बी उस वसीयत को एग्जीक्यूट करा रहा है, निष्पादित करा रहा है यानी कि लागू करा रहा है कि वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो सी और डी के यहाँ पे सिग्नेचर होना अनिवार्य है। वो चीज़ बताने की कोशिश की गई यहाँ पे, ठीक है? इससे सत्यापित होगी कि वो वसीयत वैलिड थी। धारा 68 कहती है जब कोई सत्यापितकर्ता साक्षी ना मिले तब वहाँ पे सबूत यानी कि दस्तावेज को सत्यापित करने वाला गवाह जीवित ना हो या उपलब्ध ना हो या उपस्थित ना हो तब भी अन्य साक्ष्य उस दस्तावेज को साबित किया जाता है। जैसे गवाह मर गया हो तो उस दस्तावेज की वैधता अन्य प्रमाणों से सिद्ध की जाती है। जैसे समझे वसीयत वाली बात सुनी हमने, है ना? वसीयत में हमने देखा कि भाई ए ने वसीयत की,
बी को की और सी डी इसमें गवाह थे। सी डी में से मान लो दोनों मर गए और ये भी मर गया। अब क्या वसीयत नकली हो गई? नहीं हो गई। तो ऐसे में अन्य साक्ष्य की ज़रूरत होगी। साक्ष्य में क्या होगी? जिसने वसीयत यहाँ लिखी है यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास दर्ज हुई है, तो रजिस्ट्रार ऑफिसर उसमें गवाही देगा कि हाँ वसीयत सही है। तो ऐसे साक्ष्यों को जोड़ सकते हैं धारा 68 के तहत। धारा 69 कहता है पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन या लागू करने की स्वीकृति। कोई भी वादी प्रतिवादी कह दे हाँ ठीक है हम तैयार हैं, स्वीकृत है और लागू कर दो। जैसे यदि दस्तावेज को लागू करने के संबंध में पक्ष खुद स्वीकार कर ले तो अलग से साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी पक्ष ने कोर्ट में कह दिया कि मैंने वो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसे साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है भाई, जो व्यक्ति दोनों पक्षों में दोनों लोग मान जाएं कि हाँ तुम्हारे इस डॉक्यूमेंट को हम वैलिड मान रहे हैं, तुम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो यानी कि लागू कर सकते हो, तो फिर इसमें अब साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। धारा 70 कहते हैं जब साक्षी फांसी यानी कि एग्जीक्यूशन से इनकार कर दे। फांसी का मतलब एग्जीक्यूशन या निष्पादन से इनकार कर दे या लागू करने से इनकार कर दे। अगर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बाद में यह कह दे कि उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो दस्तावेज को साबित करने के लिए अन्य प्रमाण दिए जा सकते हैं। जैसे गवाह दस्तावेज को पहचानने से इनकार कर दे, तब विशेषज्ञ या परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित किया जाना चाहिए। कहने की बात है वही कि ए बी और सीडी वाली कहानी थी, है ना? अब सीडी कहने लग गए कि वसीयत थी, हमें नहीं पता, हमने ना साइन की है। तो स्थिति में वो बी क्या करेगा? किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा जिसने वसीयत लिखी थी या किसने रजिस्टर्ड की थी, उस ऑफिसर के पास जा सकता है ना? या कह सकते हैं कि उसके सिग्नेचर वेरीफाई करा सकते हैं कि इन्हीं के हैं, तो इनको मानना हो सकता है। तो धारा 70 यहाँ जब गवाह इनकार कर दें किसी भी चीज से तब के लिए। 71 कहती है ऐसे दस्तावेजों का प्रमाण जिसका सत्यापन कानून द्वारा अपेक्षित नहीं है। जैसे कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिन्हें कानून सत्यापित करना आवश्यक नहीं मानता है, उन्हें सामान्य साक्ष्य के रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है ना? कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसको कानून को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो वास्तव में सही ही होते हैं। जैसे एक साधारण पत्र में दो लोगों के बीच हुआ समझौता, उसके लिए गवाही की जरूरी नहीं है। जब समझौता दो पक्षों के बीच हुआ है और दोनों पक्ष में मानने को तैयार हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि भाई इसके एविडेंस चाहिए। 72 कहती है कि हस्ताक्षर, लेखन, मोहर की तुलना। यदि किसी दस्तावेज में जो हस्ताक्षर हैं, कोई लिखावट है, मोहर की सच्चाई पर विवाद हो, तो उसकी तुलना अनस्वीकृत दस्तावेजों से की जा सकती है। जैसे अदालत हस्ताक्षर की तुलना किसी बैंक रिकॉर्ड या सरकारी दस्तावेज में करवा सकती है। समझने वाली बात है, समझना। जैसे एक चेक काट के दी किसी व्यक्ति ने, सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद वो बोला ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, तो कोर्ट उस बैंक को भेजेगी कि एक बार चेक करो आप ये सिग्नेचर इसी के हैं या नहीं है, तो बैंक बोलेगा हाँ इसी के हैं, तो ऐसे भी चेक हो सकती है। 73 कहती है डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमाण। डिजिटल दस्तावेजों पर किए गए डिजिटल सिग्नेचर की सत्यता को तकनीकी तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे हमें पता है हम लोग जो इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, अब जनरली जो तहसीलदार या कह सकते हो एसडीएम होते हैं, इनके क्या होते हैं? डिजिटल साइन होते हैं। तो उन डिजिटल साइनों को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे डिजिटल तरीका अपनाया जा सकता है। तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे। 75 कहता है कि सार्वजनिक और निजी दस्तावेज। तो दस्तावेज कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सार्वजनिक दस्तावेज जो पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं, जैसे अदालत की रिकॉर्ड, जितने भी हम ऑर्डर्स देखते हैं, सरकार ने कोई भी आदेश जारी किया है, गजट जारी किया है या अधिसूचना जारी की है, तो ये सार्वजनिक दस्तावेज हो जाते हैं। निजी दस्तावेज जैसे व्यक्तिगत अनुबंध, मान लो हमारे आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या किसी व्यक्ति ने मरने से पहले वसीयत की गई है, तो ये सभी निजी दस्तावेज यानी कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें दो प्रकार के दस्तावेजों की बात की जाती है कि दस्तावेज दो प्रकार के होते हैं, है ना? जैसे भूमि पंजीकरण का सरकारी रिकॉर्ड, है ना? तो सार्वजनिक दस्तावेज है। किराए का समझौता नामा तो निजी दस्तावेज है।
धारा 75 कहता है सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, यानी सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे तहसील से प्राप्त भूमि अभिलेख की प्रमाणित प्रति कोर्ट में मान्य होगी। जैसे मान लीजिए आपने बोला मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, तो अब 1 एकड़ जमीन को आप गए तहसील में, वहां से आपने एक खतौनी निकलवाई, उसमें मोहर लगवा ली तहसील की, तो उसको कोर्ट वैलिड मानेगा, है ना।